हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हालांकि देखिएगा, आज अभी एक वीडियो आपके साथ और मार्केट के आउटलुक के बारे में अभी हमने शेयर की है, तो वो पहले देख लीजिएगा उसको। और आज बाज़ार कैसा रहा। बाज़ार आज 60,000 के पार हो गया। बाज़ार ने तो आज, हमने तो कल ये बात बोली दी थी कि शायद 60,000 के ऊपर ही जो है बाज़ार आज चलेगा। हालांकि ये भी कहा था कि ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और हालांकि बाज़ार 60,000 के ऊपर, यानी कि सेंसेक्स 60,000 के ऊपर ही क्लोज हुआ। लेकिन आप देखिएगा, निफ्टी ने आज हाई लगाया 17,947, 53 पॉइंट चूक गए, नहीं तो भाई साहब ये भी 18,000 हो जाता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेंसेक्स जो है सीनियर सिटीजन तो बन गया आज, लेकिन निफ्टी अभी माइनर ही है। यानी कि अभी इसको माइनॉरिटी राइट्स हैं, मेजोरिटी की एज अभी नहीं आई है, बट केवल 53 पॉइंट से दूर रह गया था। उम्मीद करते हैं कि सोमवार को ये पॉइंट्स भी पूरे हो जाएंगे। कुल मिलाकर 17,853 पर क्लोजिंग हुई। 30 पॉइंट जो है पॉजिटिव क्लोजिंग थी। एक समय माइनस में भी चला गया था, बट माइनस में बाजार रहता नहीं है, थोड़ी देर ही रहता है। और हालांकि बट आज ऊपर से काफ़ी जो है सेलिंग देखने के लिए मिली, और जनरली लास्ट के टाइम पीरियड के अंदर ही ऐसा देखने के लिए मिला। कुल मिलाकर आज किस शेयर में दम दिखा वो मैं बात करूंगा। देखिएगा, जब ऐसी कैंडल चल रही होती है भाई साहब, चैनल में कहीं वीकनेस नहीं है। एक बार टच करने की कोशिश तो की थी लाइन को, ठीक है जी, लेकिन वहीं से देखिएगा क्या 2-3 बाउंस एकदम एक झटके में लगे। अब क्या ये 18,000 तो यहाँ आ जाएगा अगर चैनल को अपर एंड को टच करेगा तो। बट देखिएगा, रिस्क बढ़ता जा रहा है, ये बात आप समझिएगा। बाजार बेशक से ऊपर जा रहा है, बट रिस्क और अलर्टनेस जो है आपकी बढ़ जानी चाहिए। HDFC बैंक, मैं आज इसी की बात करना चाह रहा था। 1600 के पार, ये जो 1600 की लड़ाई थी ना, ये आज HDFC, देखिएगा अब बुल्स ने लड़ाई तो सारी जीतनी है, लेकिन ये बुल्स कब बियर बनेंगे उससे हमें डर लग रहा है। तो 1600 के पार, और बाजार के अंदर देखिएगा, बाजार में जब नॉर्मली कोई बड़ी करेक्शन आती है तो सारे शेयर्स अपने 52 वीक हाई के आसपास जो है पहुंचना जरूरी है। ITC रह गया तो ITC पहुंच गया। उससे पहले देखिएगा, एक शेयर्स और नहीं चल रहा था, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल 600 पे अटकता था, भारतीय एयरटेल भी चल गया। HDFC बैंक अपने 52 वीक हाई से 25-30 रुपये, वो भी शायद हो सकता है कि सोमवार मंगलवार को जो है वो भी अपना टच कर दे। इन्फोसिस अपने 52 वीक हाई पे है, एशियन पेंट्स 52 वीक हाई पे है, ICICI 52 वीक हाई पे है, HDFC लिमिटेड 52 वीक हाई पे है, बजाज फाइनेंस 52 वीक हाई पर। जितने मैंने शेयर बोले 52 वीक हाई पे, सारे लाइफ टाइम हाई पे भी है। JSW स्टील देखिएगा अपने लाइफ टाइम हाई पे, टाटा स्टील अपने देखिएगा 52 वीक हाई पे, SBI अपने 52 वीक हाई पे, ITC 52 वीक हाई से थोड़ा सा नीचे आ गया आज। तो कुल मिलाकर सारे शेयर्स आप देखेंगे कि जो शेयर बच गए थे इंडेक्स के अंदर वो सब अब आ गए हैं ऊपर। और कोई भी शेयर जब तक वैल्यूएशंस का गैप देगा तब तक बाजार ऊपर जाता रहेगा। तो आप ये बताइएगा कि आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि कोई ऐसा शेयर तो नहीं है इंडेक्स के अंदर जिसका अभी बच गया हो कि वो 52 वीक हाई पे नहीं आए, या वैल्यूएशंस का जो गैप है वो बचा हुआ है। तो वो वैल्यूएशंस का गैप जैसे ही पूरा होगा तभी बाजार शायद अपना टॉप बना दे। हालांकि मुझे मोटा मोटी ऐसा लग रहा है कि मोस्टली बन चुके हैं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं इंडेक्स के बाहर देखोगे कि वो अभी भी बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं। लेकिन उसमें गोल्डन रूल ये नहीं है कि वो सब शेयर जब ऊपर जाएंगे तभी कोई मेजर करेक्शन आएगी। बट मेजर करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि बाजार नीचे चला गया तो कभी उठेगा ही नहीं। बट इस तरीके की रैली हमने आज तक जो है कभी नहीं देखी। अभी तो 2008 की जो रैली थी वो भी फीकी पड़ गई इसके सामने। लेकिन 2008 में एक सबसे खास बात थी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब चलता था। अब कि यार लार्ज कैप चला है और स्मॉल कैप भी चला था, शुरू में चल गया था, मिड कैप भी चल गया था। लेकिन अभी पिछले जो है 1 महीने से देखोगे तो स्मॉल कैप के जो शेयर्स में लोग बैठ चुके हैं, यानी कि जो जनरली इन्वेस्टर के पास है, अब वो नहीं चल रहे, यानी कि जिनमें पहले रैली थी अब रैली बदल बदल कर आ रही है। तो एक रियल एस्टेट का सेक्टर बचा हुआ था, देखिएगा वो भी चल गया है। अगर आप पूरी मार्केट में देखिए, सबसे जबरदस्त पैसिमिज्म अगर पिछले 15 साल में रहा है, 2008 के फॉल के बाद सबसे ज़्यादा पैसिमिज्म किसी सेक्टर में था तो वो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर था।
तो रियल एस्टेट में भी आ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगभग ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी स्कोप है। तो हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये रियल एस्टेट में जो रैली आई है ये शायद अभी मतलब आप समझ लो कि ये टॉप बना दे। और अब देखिएगा, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था इकोनॉमिक्स टाइम्स में, तो उसमें भी एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट थी, वो भी अभी ये बता रहे हैं कि ऐसे इंडिकेटर्स आ गए हैं कि जो इन्वेस्टर का रिस्क है वो थोड़ा सा ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सब बाज़ार बेच के निकल जाओ, बट मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार में रिस्क जो है वो थोड़े से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक स्पेसिफिकली जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्टिमिज्म होता है, ठीक है, ऑप्टिमिज्म को ही जो है स्मार्ट इन्वेस्टर सेल करके जाता है, और जब पेसिमिज्म होता है तो स्मार्ट जो इन्वेस्टर है वो उसको खरीदता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे शेयर्स हैं, जैसे मैं कल आपको बताऊँ बजाज फिनसर्व की जो है वैल्यूशंस देख रहा था, तो मैं हिस्टोरिकली देख रहा था कि किस तरीके से काम कर रहा है। कि बजाज फाइनेंस को देख रहा था, तो बजाज फाइनेंस जब बेहतरीन ग्रोथ थी, उन सब पैरामीटर्स में भी जो वैल्यूशंस उन सब के आगे चल रहे हैं, चाहे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छा लीड किया है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी जो मतलब हिस्टोरिकल वैल्यूशंस है उसके काफ़ी आगे निकल गए हैं। अब देखिएगा, इस बाजार के अंदर एडवांस डिक्लाइन रेशियो दोबारा से परेशान करने लगी है। जो बात मैं 1.5 महीने पहले करता था कि मैंने कहा था कि आपको कि महीने के अंदर आपको 75% टाइम्स एडवांस डिक्लाइन रेशियो माइनस में जाती हुई नजर आएगी, तो अब वही चीज़ दोबारा से होनी शुरू हो गई। बाजार लाइफ टाइम हाई पे है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप की वजह से एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब दोबारा से, कल भी देखो बाजार ऊपर था, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो उतनी मजबूत नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। ये फिर जो है ये संकेत दे रही है, इस अभी जो स्मार्टली देखिएगा, जो लोग कहते हैं कि बाजार में करेक्शन नहीं आई, लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे तो बाजार ने करेक्शन करने का दूसरा तरीका निकाला है। एक सेक्टर चलता रहता है, दूसरे सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, उस सेक्टर में जब प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो जाती है तो दूसरे सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, और फिर तीसरा सेक्टर चलना शुरू हो जाता है। तो ये पिछले 6 महीने से हो रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो हुई है, वो उन लोगों को पता है जिनके पास पोर्टफोलियो है कि भाई पोर्टफोलियो में रिटर्न आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि पोर्टफोलियो में अगर आपके पास 25 तरीके के शेयर है तो आपके 5 तरीके के शेयर्स जो गेन कर रहे हैं वो दूसरे 5 तरीके के शेयर्स उतना जो है डाउनफॉल दिखा देते हैं, या 15 जो बाकी 15 शेयर्स हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल रह जाते हैं, और 5 जो शेयर्स हैं वो जितना वो 5 बढ़ते हैं उतना ही वो नीचे चले जाते हैं। ये जनरली इस बार हो रहा है। तो लोगों को जो है पोर्टफोलियो में पता नहीं चल रहा है कि भाई साहब बाजार तो ऊपर जा रहा है लेकिन पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ रहा। वो इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि वो मैनेज किया जा रहा है, इसीलिए बाजार के अंदर एक मेजर करेक्शन आपको नहीं दिख रही है। जो भी करेक्शन आएगी वो इंडेक्स के साथ आएगी, अगर कोई भी करेक्शन आएगी तो इंडेक्स के बगैर इसी तरीके से जो है रोटेट होते रहेंगे। बट एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़े से नेगेटिव फ्रंट पे। देखिएगा एशियन पेंट्स, देखिएगा एशियन पेंट्स के बारे में मैं आपसे बात करूं तो अभी जो है एक हमारे मित्र हैं, तो जनरली पिछले सैटरडे की बात है, तो मैं जनरली कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ ही जो है था, तो उस दिन जब मैं एशियन पेंट्स के साथ बात कर रहा था तो हमारे एक मित्र हैं वो जो शालीमार पेंट्स में काम करते हैं, और दूसरा जो है वो कार्ल्सबर्ग जो है बियर बनाती है उसमें। तो आज कार्ल्सबर्ग के ऊपर जो है आपको पता भी है कि एक पेनल्टी जो है आज चार्ज कर दी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, न्यूज़ फ्लो के अंदर है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने जो है एक पेनल्टी लगाई है कुछ बियर कंपनीज के ऊपर, उसमें से कार्ल्सबर्ग भी है। तो जब हम बात कर रहे थे तो मैंने पूछा कि भाई साहब आपकी जो पेंट कंपनी है वो कैसा करे, तो उन्होंने जो रिमार्क्स किए तो मैं बताऊंगा नहीं, वो थोड़े नेगेटिव थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि भाई साहब एशियन पेंट्स जो है वास्तव में लीडर क्यों है, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो मैंने कहा यार वैल्यूशंस तो बहुत रिच है। बोले जी वैल्यूशन इसीलिए रिच है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इंडिया में। हालांकि इंडिया के अंदर जो बाकी पेंट कंपनीज है वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है, कैंसाई नेरोलैक, बर्जर पेंट या बाकी, बट उन्होंने मेरे को जो शालीमार पेंट्स में काम कर, तो उन्होंने एक बढ़िया सॉलिड बात बताई। बोले जी अगर एशियन पेंट जिस दिन चाहे ना इन सब का मार्केट शेयर भी खा सकती है, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई थी कि जी एशियन पेंट्स में ये चीज़ें हैं इसलिए काफ़ी बड़ी है। तो हालांकि उन सब पैरामीटर्स को भी कंसिडर करने के बाद 3500 रुपये का भाव, ठीक है, आज हमें देखने के लिए मिला। तो वो जो ऑप्टिमिज्म है वो मैं आपको जस्ट बात कर रहा हूँ, तो जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स हैं उनका भी ऑप्टिमिज्म इतना जबरदस्त है, तो आज वो एशियन पेंट्स के शेयर प्राइस में भी आपको नजर आ रहा है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर एशियन पेंट्स ट्रेड कर रहा है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैं अभी पीछे चर्चा कर रहा था यार, ये ऑटो में ना रैली नहीं की, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली जब तक सारे सेक्टर रैली नहीं करेगा बाजार नीचे करेक्ट नहीं हुआ। तो आज देखिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत दिनों के बाद जो है आज चलता हुआ नजर आया। आइशर मोटर, HCL टेक, HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक अपने आज 1600 रुपये का जो लेवल तोड़ा वो वॉल्यूम के साथ तोड़ा। जनरली 10.4 मिलियंस का वॉल्यूम है, ये 6 मिलियन का वॉल्यूम होता है, तो करीबन 40-50% ज़्यादा था। तो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे एक जो डर वो जो लगता है वो यही लगता है, क्योंकि देखिएगा जब बाजार चल रहे हैं और वैल्यूशंस थोड़ी सी स्ट्रेच होती हैं तो दिक्कत ये नहीं है कि यार ये इंडेक्स गिर जाएगा। इंडेक्स गिरने से हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स गिरेगा, क्या गिरेगा, 4% गिर जाएगा, 5% गिर जाएगा, 6% गिर जाएगा, 10% गिर जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जब इंडेक्स 5 या 10%, वो कितना ही ऊपर चढ़ा लो आप, वो किसी भी लेवल से अगर 5 या 10% गिरेगा ना भाई साहब, जो स्मॉल कैप और मिड कैप का पोर्टफोलियो ना उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। आप बहुत बार पूछते हो कि सर यार आप बेरिश हो। मैं बेरिश नहीं हूँ भाई साहब, मुझे पोर्टफोलियो के रिलेटेड ये डर लगता है कि जब अनरीजनेबल वैल्यूशन हो जाती है, चलो मार्केट चल रही है, चलने दो, इंडेक्स में हमारा कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर होता नहीं है, तो अगर इंडेक्स गिरेगा तो जो ब्रॉडर मार्केट है ना उसके चीथड़े उड़ने के डर होते हैं। आपको जो बात बता दूं, और फिर क्या होती है कि जब इनमें फॉल आना शुरू होता है ना भाई साहब, वहाँ पे बायर ही नहीं मिलता कोई। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई साहब समय समय पर जैसे जैसे मौका मिलता जाए प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और जब बाजार ऐसे लेवल पे, मैंने आपको रैशनल भी बताया ये जो भी सारी चीज़ चल रही है, तो अभी आप देखिएगा मारुति सुजुकी है, ये शेयर नहीं चला, तो वो शेयर जो बाजार को टॉप बनाने के लिए, तो अब देखिएगा ये जो 18,000 तो कभी भी टच कर देंगे, आज भी 53 पॉइंट दूर ही था। पर बात यह है कि जब 18,000 आ जाएगा तो लोगों की उम्मीदें 20,000 की हो जाएंगी, 19,000 की हो जाएंगी, और उन उम्मीदों के बीच में बाजार जरा सा करेक्ट हुआ नहीं। 5% भी देखिएगा बाजार ने करेक्शन नहीं दिया। अब क्या बाजार 5% करेक्ट हो गया तो वो समझिएगा 5% करेक्ट होने के बाद रुकेगा नहीं, वो 10% या 15% पे जाएगा। और जब वो 10 और 15 पे जाएगा ना तो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स का मुझे ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, क्योंकि लार्ज कैप शेयर्स हैं यार, ये तो उड़ जाएंगे, तो गिरेंगे तो फिर उड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्लू चिप शेयर्स हैं। और मारुति भी देखिए कहाँ 10,000 का भाव होता था इसका, तो अभी भी उन पुराने प्राइस से दूर है। ग्रासिम, इन्फोसिस तो देखिएगा लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, ICICI बैंक भी लाइफ टाइम हाई पे है, HDFC लिमिटेड भी, विप्रो भी, बजाज, तो मोस्टली शेयर्स अच्छा कर रहे हैं। इंडेक्स में तो सभी कर चुके हैं। अब देखिएगा टाटा स्टील भी अपना हाई लगा के अभी करेक्ट होना शुरू हुआ है, JSW स्टील, SBI ने भी अपना हाई लगाया था, डिवीज लैब ने भी हाई लगाया था, हालांकि डिवीज ने हाई थोड़ा पहले लगाया था, तो डिवीज में भी स्कोप है। हाँ, लेकिन अभी 5,000 का भाव है। वैल्यूशंस कोई ऐसा नहीं है कि सस्ते हैं। एक्सिस बैंक, श्री सीमेंट, ITC, टाटा कंज्यूमर, NTPC, बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस बहुत दिनों के बाद जो है थोड़े से सेलिंग दे पर, बट ये उठ के खड़ी हो जाती है, तो सोमवार को हो सकता है फिर खड़ा हो जाए बजाज फाइनेंस। बट अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, आप कहोगे कि सर आप तो 1 महीने 1.5-2 महीने से बोल रहे हो, ठीक है, मुझे वैल्यूशन जब से अनरीजनेबल लग रही है मैं तब से ही बोल रहा हूँ, बट अब ऊपर के लेवल्स पर रिस्क बढ़ता जा रहा है। हो सकता है बाजार यहाँ से और भी चल जाए, उस बात को मैं मना नहीं करूँगा, बट अपने रिस्क को मैनेज कर लीजिए। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि 10 रुपये कमाने के चक्कर में 30 रुपये मत कमा देना, यानी कि रिस्क रिवार्ड रेशियो जिसे हम बोलते हैं, 10 के चक्कर में 30 की बली मत चढ़ा देना। और मैं बस केवल यही सेफ साइड जो है प्ले करूँ। मैंने कल आपको बैंक निफ्टी के बारे में क्या बोला था, मैंने कहा था बैंक निफ्टी 38,000 और टच करेगा, 38,000 के ऊपर भी जाएगा, लेकिन 38,000 के ऊपर जाने पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और जो 37,830 जहाँ पर क्लोज हुई है, ये कंसोलिडेशन वाला एरिया, क्योंकि ये पुराना हाई है, जो बजट के बाद जो हाई लगा था, ये 37,700 और 37,800 के बीच में वो कंसोलिडेशन जो है वहाँ पर हो रहा है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होकर या तो ऊपर निकल जाएगा या नीचे निकल जाएगा, तो ये कंसोलिडेशन है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। तो 37,700 और 37,800 के बीच में जो कंसोलिडेशन हो रहा है, इसको आप क्लोजली देखिएगा। नीचे गया तो नीचे जाएगा, 700 तोड़ने के बाद फिर देखिएगा जैसे भी 700-800 पॉइंट से ऊपर उठ के आया तो फिर देखिएगा 37,000 की तरफ चला जाएगा। और अगर ये ऊपर का तोड़ दिया तो फिर ऊपर के 1,000 पॉइंट लगा लो। बट भैया रिस्क तो निफ्टी बैंक में भी जबरदस्त है। और चार्ट भाई साहब आज देखिएगा क्या चार्ट, मैंने कहा था ये देखिएगा ये कंसोलिडेशन थी, अब एक नई वाली कंसोलिडेशन, तो अब इस वाली कंसोलिडेशन में चल रहा है, बट इस कंसोलिडेशन में बहुत कम टाइम लगा। अब यार जो 10,000, 50,000 से 60,000 सेंसेक्स है सबसे शॉर्ट पीरियड के अंदर हुआ है, तो ये विदाउट कंसोलिडेशन जब होता है तो रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ये तेजी वाले थे, SBI, एक्सिस, बंधन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक ये गिरावट में थे।
ठीक है जी। IDFC फर्स्ट बैंक थोड़ा सा तो यार बेचना भी था हमें थोड़ा सा और, बट जो है 49 रुपीज़ का भाव है। सोचते रहे भाई 50 रुपये में बेचेंगे, 50 रुपये में बेचेंगे, वो 49 से ही उल्टा हो गया। चलिए जी, उम्मीद है हो सकता है सोमवार को हो जाएगा तब बेच लेंगे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, ये जो है सब अब माइनस की तरफ थे यार। कल चले बहुत थे तो इसलिए कोई ये मत सोचना कि वीक हो गए, ये अभी तो चल रहे हैं। अब जब भी वीक होएंगे ना जी, देखिएगा जी, जो भी फॉल होएगा, अगर कोई 50, 100, 200 पॉइंट का फॉल आए, वो तो बाजार डाइजेस्ट कर लेगी। बाजार में जिस फॉल से डरना है आपने, बस वो ध्यान रखना, वो फॉल होगा बड़ा, वहाँ पर स्टॉप लॉस आपने लगाने हैं और वॉल्यूम पर ध्यान रखना है विशेष रूप से, क्योंकि बाजार की जो भी करेक्शन आएगी, अगर मेजर, छोटी मोटी करेक्शन को तो बाजार देखिएगा अब समझता नहीं कुछ, अगर कोई भी मेजर करेक्शन आएगी तो मेजर करेक्शन की पहचान बताता हूँ आपको क्या होगी। अगर मेजर करेक्शन की जो पहचान है वो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि ट्रेडिंग जो जो मतलब पूरे दिन के वॉल्यूम्स हैं वो 1 घंटे में अगर वॉल्यूम्स हो जाए और बाजार का रुख नीचे की तरफ हो जाए, वो 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी हो, ठीक है, क्योंकि बाजार के अंदर बड़े प्लेयर्स बड़े प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो जो 60,000 का जब आंकड़ा छुआ है तो अलर्ट जो है ज़्यादा होना है, डरना, मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार से डरना, बाजार में समझदारी करनी है, और मतलब छाती चौड़ी करके अगर जो हो लोग ये सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा बड़े रिस्क होते हैं। तो समझदारी से जो है, बुलिशनेस है बाजार में तो बुलिशनेस को एंजॉय कर सकते हैं, ट्रेडर्स जनरली की जैसे करते हैं कि मोमेंटम को प्ले करते हैं, लेकिन साथ में अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं सोचते, भैया गया तो गया। FIIs 442 करोड़ की बाइंग और DIs ने आज 515 करोड़ की सेलिंग, बराबर है, न्यूट्रल वैल्यू है। देखिएगा FIs ने आज सेलिंग कर दी कैश में, फ्यूचर्स में भी, तो इसका मतलब जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स हैं वो भी सेलर हैं। FIs ने तो थोड़ी सी मामूली बाइंग की है, लेकिन उन्होंने कैश में उसमें फ्यूचर में सेलिंग कर दी, लेकिन जो हमारा मिस्टर इंडिया वो अभी बाइंग कर रहा है। तो अब देखना पड़ेगा कि मिस्टर इंडिया कब तक बाइंग कर रहा है। 24 सितंबर अभी कर ही रहा है पिछले 6 महीने से, तो 24 सितंबर को देखिएगा 759 की जो है सेलिंग करी है। बट पता नहीं यार, आज थोड़ा अलग सी फील हो रही है। अलग सी फील ये हो रही है कि बाजार तो अरे अभी फिर पुल बैक करेगा। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो देखो 1.12 है, तो ये तो पुल बैक बन रही है। बैंक निफ्टी भी 0.89 है, ये भी पुल बैक है, चलो न्यूट्रल है मान लेते हैं। तो इतना लो की तरफ पुट कॉल रेशियो, और एक्सपायरी से 4 दिन पहले। तो अब मैं आपके मुद्दे की बात करता हूँ, इसका एनालिसिस का जो मेन मुद्दा है उसको भी समझिएगा कि ऑप्शन चेन, एक बार ऑप्शन चेन कर ले फिर मैं 2 मिनट बात करूंगा आपके साथ। ऑप्शन चेन में देखिएगा 18,000 के कॉन्टैक्ट के ऊपर 36,000 कॉन्टैक्ट ऐड किए। मेजर रेजिस्टेंस यही है। और मेजर सपोर्ट की बात करें तो मेजर सपोर्ट 17,700 पे है, जहाँ पे 74,000 कॉन्टैक्ट है। उसके बाद 17,800 भी है, जहाँ पर 71,000 कॉन्टैक्ट है। 17,900 अभी देखिएगा, अभी तो वो रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है, बट वो कोई मेजर है नहीं। 17,900 कोई मेजर रेजिस्टेंस है नहीं, क्योंकि 68,000 कॉन्टैक्ट है, और जिस तरीके से बुलिशनेस रही है तो इनको कौन समझ रहा है, तो अभी तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा। और तो 17,800 से 18,000 का बीच का एक रेजिस्टेंस है, और लगता है इसी में सोमवार को काम होना चाहिए। और 38,000 देखिएगा एक अच्छी रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में 77,000 के टोटल कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे हैं राइटिंग में, कॉल राइटिंग में। लेकिन उसी तरफ अगर आप देखेंगे पुट राइटिंग कहाँ पर है, तो पुट राइटिंग है 37,500 पे 41,000 और 37 पे 58,000 है। यार थोड़ा सा चिंता दिखा रहा है। चिंता क्या दिखा रहा है कि पुट राइटिंग थोड़ी सी कम हो रही है। अब पुट लिखने वाले लोग डरे हुए हैं, और ये जो डरे हुए हैं ना यार, यही चिंता कर रहे हैं कि पुट जो राइट कर रहे थे वो लोग दूर चले गए, 37,000 पे बैठ गए यार। 58,000 कॉन्टैक्ट, यानी कि जो सारा दारोमदार है वो देखिएगा 1000 पॉइंट में, यानी कि ये भी 41,000 कॉन्टैक्ट है 37,500 की पुट में। बट ये कोई मेजर नहीं है, हालांकि मेजर कॉल राइटिंग भी नहीं है, बट कॉल राइटिंग में 38,000 में देखिएगा 77 है, बट ये बीच में कुछ नहीं है देखिएगा, यानी कि पूरा 37,000 पर पुट राइटिंग है, यानी कि स्पोर्ट के लिए,
और 38,000 पे कॉल राइटिंग है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ भी 50-60 हज़ार कॉन्टैक्ट होने चाहिए थे 37,500 पे, जो नहीं है। दूसरी और चीज़ क्या कह रही है, देखिएगा बाजार है 37,800 से ऊपर। तो 800 की कॉल का जो प्रीमियम 383 है, क्योंकि ऑप्टिमिज्म है, और पुट भी एक अच्छा प्रीमियम दिखा रही है, तो पुट के प्रीमियम भी अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर अभी देखिएगा रस्सा कसी है यहाँ पे, मतलब 38,000 एक रेजिस्टेंस, 37,000 एक सपोर्ट कुल मिला के। ठीक है जी, ये 17,800 से लेके 18,000 के बीच में ये पुट कॉल रेशियो आ गई जी। ठीक है जी, अब देखिएगा बाजार के अंदर सबसे खास बात क्या है। बाजार ऑप्टिमिज्म को सेल कर रहा है, सभी लोग बहुत आशावादी हैं। और मैंने जैसे आपको बोला कि रिस्क रिवार्ड में 10 रुपये के चक्कर में 30 रुपये का कांड नहीं करना है, 10 रुपये कमाने के चक्कर में 30 रुपये का कांड नहीं करना है। अब तो लोग बोलने लगे हैं 60,000 से 1 लाख का सेंसेक्स अभी हो जाएगा। ठीक है जी, और जो हफ्तों में जितने महीनों में अभी सेंसेक्स चला है उतना हफ्तों में चलेगा। ये जो ऑप्टिमिज्म है ना, इसी से यार सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। तो पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि बाज़ार के अंदर बहुत मतलब अलर्टनेस तो बहुत रही हमारी पीछे भी, और पूरी मतलब अगर आप देखेंगे 16,000 की निफ्टी से ही जो है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई साहब मुझे वैल्यूशन स्ट्रेच लग रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर बाकी जगह पर स्मॉल मिड कैप में तो देखिए मौके अभी भी मिल जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर बाज़ार के अंदर देखिएगा लंबे समय में तो पैसे बनेंगे। एसआईपी में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, उनको तो बेहतर एवरेज मिलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो हमारे रिटेल भाई हैं, ठीक है जी, उनको मैं एक ही बात बोलूँगा, भैया मैं पहले भी मैंने बोला था जब 16,000 का आंकड़ा था तो वहाँ से 1,800 पॉइंट आ गए, और मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात को। ठीक है जी, मैं 16,000 पे कंफर्टेबल था कि भैया बाजार हो गया, मतलब फुल वैल्यू होगी भैया। उसके बाद भी देखिएगा 1,800 पॉइंट चल गया। लेकिन इसके बीच में ठीक है जी, बाजार ने बहुत सुखद एहसास जो है कराया हम लोगों को भी, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर बेशक से ये हो सकता है कि हम 100% इन्वेस्टेड होते हैं, तो 100% नहीं हो गए, हम थोड़ा कम इन्वेस्टेड थे। ठीक है जी, यानी कि 55-60-70% जो भी इन्वेस्टेड थे उस पर रिटर्न्स आई। अगर फुल जोश के साथ होते तो 100% भी लगा सकते थे, बट हमें लगता है कोई बात नहीं, बाजार में हम जितने पैसे पे इन्वेस्टेड थे उस पर पैसे बने, और जो पैसे साइडलाइन में थे उस पर नहीं बने हम। बट सेम टाइम पर ये भी था कि भाई साहब रिस्क नहीं था। रिस्क क्यों नहीं था? क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी थी। तो बाज़ार में ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब सीखने का जो है बाज़ार ही खुद सिखाता है। और हम गलत हुए पिछले, मतलब 16,000 से 18,000 की रैली हुई, ठीक है जी, और हम उसमें साइड लाइन में रहे, और इस उम्मीद में कि नहीं जी बाज़ार गिर सकता है, और बाज़ार ने नया हाई लगाया। अभी भी देखिएगा कंफर्ट नहीं है। मैं अब कभी आप ये सोच रहे हो कि जी नहीं बस अब तो हो गया, सिंपल सी बात है कि 20% की रिटर्न ना आए, बट 5% की सुखद रिटर्न तो आएगी ना, जो लिक्विडिटी हमारे पास है। तो हो सकता है कि कुछ समय तक हम नेगेटिव रिटर्न्स आएँ, क्योंकि बाज़ार की रिटर्न ज़्यादा हैं और हम कम रिटर्न ले रहे हैं। बट कुल मिलाकर स्थिति ये है कि यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं आपको बस एक अलर्ट ही बोल सकता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बाज़ार के अंदर तब आए हैं जब से बाज़ार में रैली चल रही है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन के बाद आप में से बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। और मैंने भी पिछले 1-2 महीने में, ऐसा नहीं है कि मैंने शेयर्स खरीदने की कवायद नहीं की है, हर महीने हमने 3 या 4 शेयर बताए, लेकिन उन सारे शेयर्स में एक ही बात थी खास, कि वो ऐसे सेक्टर से थे जो 10-15 की पी पर चल रहे हैं। ऐसे सेक्टर थे कि जो कमोडिटी नहीं थे, कि भाई साहब कमोडिटी है और साइकिलिकल है, साइकिल चलेगी और साइकिल बदलेगी तो फिर वो नीचे की तरफ आएंगे। कुल मिलाकर मेगमनी के अंदर, नोसिल के अंदर, मनाली पेट्रो के अंदर, CDSL के अंदर, BSC के अंदर, और भी बहुत सारे शेयर्स हैं, मेरे को नाम सारे याद नहीं है,
ठीक है जी। रेन इंडस्ट्री के अंदर सबके अंदर कुल मिलाकर अच्छे पैसे बने। अब वो अच्छे पैसे बने, अब वो अच्छे पैसे शेयर से निकल कर मोस्टली वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, यानी कि वो फिक्स्ड इनकम वाले कंपोनेंट के अंदर है। तो जनरली ऐसा जो है अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले लोग हैं, बट मुझे लगता है कि कुल मिला के सेफ है। बाज़ार महीने 2 महीने 3 महीने हो सकता है कि हमारे को रैली करे, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारे जो हमारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप जो है बेरिश हूँ, मैं बेरिश नहीं हूँ, ना मैं बुलिश हूँ इस टाइम पे, ना बेरिश हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि देखिएगा, जब बाजार नीचे था, मैं 2017-18 की 19 की मेरी वीडियो निकाल के देखना, मेरी बुलिशनेस कितनी थी वो आपको पता चल जाएगी कि यूट्यूब पे पड़ी हुई है वीडियो, कि मैं कितना कॉन्फिडेंट रहता था। ठीक है जी। 2021 से हम थोड़ा सेफ हो गए हैं, और ऐसा नहीं है अल्फा एम्बस को भी हमने दब के, बालाजी अमाइंस को कैसे भूल गए। बालाजी अमाइंस भाई साहब 400 रुपये के भाव पे हमारे यूट्यूब वाले जो अल्फा एम्बस है उनके पास है। CDSL का शेयर 350 रुपये के भाव में, BSE 500 रुपये के भाव में। अब देख लो अब क्या प्राइस है उनका। और मैं IDFC फर्स्ट बैंक पे बहुत ज़्यादा, मतलब अब 18-19 में देखेंगे, लेकिन जब हमें लगा 2021 में नहीं कि यार परफॉर्म नहीं करेगा, तो 60 रुपये पे मैं ही बोलने वाला था कि भाई साहब अब वी वैद्यनाथन जी जो है हमारे को सही गाइड नहीं कर रहे हैं। और देखिएगा बैंक निफ्टी कहाँ से कहाँ रैली कर गया, IDFC फर्स्ट बैंक नहीं चला। तो कुल मिलाकर बहुत जगह हमें इस बात का भी एहसास है कि जहाँ से हम एग्जिट कर गए थे, और मुझे अभी भी थोड़ा बहुत IDFC फर्स्ट बैंक बेचना है क्योंकि है अभी मेरे पास, तो और मैंने अभी आपको बोला कि 50 रुपये में बेचने की उम्मीद कर रहा। तो कुल मिला के जो मैं अपने पोर्टफोलियो के साथ कर रहा हूँ वो सब जो है इस 60,000 के सेंसेक्स में मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टेड हूँ इक्विटी में, बट उतना नहीं हूँ जितना मैं नॉर्मली रहता हूँ। और हो सकता है कि अगर 5-7 दिन बाजार और चलेगा तो और पोजीशन बहुत कम हो जाए हमारी, और मतलब ऐसा भी लेवल आ सकता है कि अगर बाजार अगले 15-20 दिन और अच्छा चलता नजर आए तो हमारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही 20% रह जाए पोर्टफोलियो में, या 25% ही रह जाए, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये मेरे को जो लग रहा है, मुझे जो लगा, और जहाँ पे हमने 16,000 के बाद ये मान के चले कि यार बाजार महंगा हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है जी, और एक तरफा जो है हमने सेलिंग का ही जो है रुख किया। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने शेयर्स नहीं खरीदे, हमने तम्बाकू वाले शेयर्स जो है वो सब बुलिश थे। ITC पे मैं आज भी बुलिश हूँ। इसी तरीके से मैंने भी आपको बोला कि जो है बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अभी भी बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं। और इवन जो GNFC का शेयर आज हमने बेचा वो भी यार 7-8 के पी पे चल रहा है, बट हमने ज़्यादा नहीं बेचा, केवल थोड़ा सा बेचा, 20% ही, मतलब जो भी टोटल शेयर है उसका 20% ही सेल किया। और आपके साथ भी हमने शेयर किया था GNFC का शेयर, याद करो आपको 193 के ऊपर हमने वीडियो डाली थी, और जो है अल्फा पे डाली थी, और उसके बाद 220 रुपये के आसपास जो है मेन फोरम के ऊपर सेम वीडियो हमने पब्लिश की थी। तो आज जो है खुल के बहुत सारी बातें की हैं। ठीक है जी, 28 मिनट हो गए हैं, तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।